हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल पर। फ्रेंड्स, तो हम लोग सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में कल हम लोगों ने लेसन पढ़ा था भोजन यह कहाँ से आता है। तो आज का हमारा जो लेसन है 6th क्लास की बुक से जो सेकंड लेसन है, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो आज की वीडियो में हम लोग भोजन के घटक से जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस लेसन को, तो उस लेसन का नाम है भोजन के घटक। इसके पहले हम लोग जो वीडियो बना चुके हैं, तो उस लेसन का नाम था भोजन यह कहाँ से आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल वही इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों का अपना एक व्यंजन होते हैं, जहाँ पर वो बड़े चाव से खाते हैं वहाँ के। जैसे यहाँ पे कुछ दिए गए हैं व्यंजनों के नाम। जैसे क्षेत्र है, राज्य नाम है पंजाब। तो पंजाब में क्या, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग खाया जाता है। अन्य व्यंजन में आता है दही और घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल खाई जाती है दाल में, और रसम या चारू बोलते हैं इसे। और सब्जी जो होती है कुंदरू की। और अन्य व्यंजन में जो होता है मट्ठा है, घी है, अचार इसमें खाया जाता है, साथ में जैसे खाया जाता है जो अन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों जो कच्ची सामग्री से जो प्रत्येक व्यंजन होता है वो एक या एक से अधिक कच्ची सामग्रियों से ही बनाया जाता है। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हमें पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से, रुक्षांश और जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो कौन कौन हमारे शरीर में पोषक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। और ये पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं, परंतु हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत होती है वो जल है और रुक्षांश है। तो आगे देखते हैं, कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक उपस्थित होते हैं। तो ये कच्ची सामग्री हो या पके हुए भोजन में पोषक जो होते हैं, कभी एक पोषक उपस्थित हो सकता है, कभी एक से अधिक भी पोषक उपस्थित हो सकते हैं। प्रोटीन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण करके देखेंगे, क्योंकि ये परीक्षण अन्य परीक्षणों जो पोषक है उन परीक्षणों के अलावा सरल है। तो देखेंगे इनका परीक्षण किस प्रकार करना है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में होते हैं, ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस रूप में होते हैं, तो मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। यहाँ पे देखो, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो मंड के लिए हम लोग किस प्रकार से परीक्षण करेंगे, तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि विलयन कोई भी जो कच्ची सामग्री हो, खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, या कच्ची सामग्री या खाद्य पदार्थ जो हम लोग खा रहे हैं, या कच्ची सामग्री हो जिसका हम लोगों को परीक्षण करना है कि मंड इसमें है या नहीं, तो उसका हमें सबसे पहले क्या करना है, उस कच्ची सामग्री को ले ले थोड़ी सी मात्रा में, उसमें क्या करना है, तनु आयोडीन विलयन डालना है। कितना डालना है, तो 2-3 बूंदें ही डालनी है। और खाद्य पदार्थ के रंग को देखना है, फिर रंग परिवर्तित हो जाएगा। यदि नीला और काला रंग आता है खाद्य पदार्थ का,
तो हमें पता चल जाता है कि खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है। तो आयोडीन विलयन कैसे बनाते हैं? तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। यदि आपको कॉपर सल्फेट विलयन बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे? कॉपर सल्फेट विलयन के लिए यहाँ पे 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। यदि कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना है तो 100 मिलीलीटर जल लीजिए, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल दीजिए, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको कास्टिक सोडा का विलयन बनाना है तो इसी प्रकार से 100 मिलीलीटर जल में केवल 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हम परीक्षण देखेंगे, प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो प्रोटीन, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं, तो इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसके चूर्ण को एक परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी खाद्य पदार्थ को पेस्ट बना लें, उसका चूर्ण रूप में बना लें और उस पदार्थ को क्या करना है, हमें परख नली में, साफ परख नली में डाल दें और इसके बाद 10 बूंद जल डाल दें। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। केवल 2 बूंद डालना है। पहले जल डालना है उस परख नली में, साफ परख नली में, फिर इसके बाद 2 बूंद हमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है, फिर 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। कास्टिक सोडा का विलयन डालने के बाद क्या करना है, अच्छी तरह से परख नली को हिलाना है। तो हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। अब परख नली को रख दिया है तो अब क्या होगा, इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, बैंगनी रंग हो गया। यदि बैंगनी रंग हो गया है, जिस भी हमने खाद्य पदार्थ को लिया था, यदि उसका बैंगनी रंग हो गया है तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन की उपस्थिति कैसे दर्शाता है। तो रंग कौन सा हमें प्राप्त होगा खाद्य पदार्थ का? बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। और मंड के लिए कैसा रंग प्राप्त होता है? हमारा नीला और काला रंग प्राप्त होता है। अब बसा के लिए परीक्षण करेंगे। तो बसा के लिए परीक्षण किस प्रकार करेंगे? खाद्य पदार्थ लिए परीक्षण। तो बसा के लिए परीक्षण किस प्रकार करेंगे? खाद्य पदार्थ की मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। तो खाद्य पदार्थ कोई भी है जिसमें हमें परीक्षण करना है कि बसा है उपस्थित है या नहीं है, तो खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए, उसे कागज़ में लपेट लीजिए और कागज़ में लपेटने के बाद उसे कूटिए। खाद्य पदार्थ को कूटने के बाद क्या होगा, कागज़ फट ना जाए, पर ध्यान रखना है हम लोगों को कागज़ जो हम जिस कागज़ में लपेटे हैं खाद्य पदार्थ को, वो फटना नहीं चाहिए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ पर किसी प्रकाश के सामने लाएं और आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। यदि प्रकाश आपको धुंधला दिखाई देता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बसा उपस्थित है या नहीं है खाद्य पदार्थ में। यदि धुंधला नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें बसा उपस्थित नहीं है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में बसा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि आप खाद्य पदार्थ में कुछ जल की भी मात्रा हो सकती है तो आपको क्या करना है, इसी कागज़ को थोड़ी देर के लिए धूप में रख सकते हैं। धूप में रखने के बाद क्या होगा, कुछ जल आया है तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में बसा उपस्थित नहीं है। यदि धब्बा रहता है तो पता चल जाएगा कि खाद्य पदार्थ में बसा उपस्थित है। तो प्रोटीन के लिए, बसा के लिए और मंड के लिए हम लोग परीक्षण कर चुके हैं। किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि प्रोटीन और मंड और खाद्य पदार्थ में बसा उपस्थित है या नहीं है। तो हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो इन पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो विटामिन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? विटामिन हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में ज़रूरी होते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इस वजह से हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बसा की समान
वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उससे ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कुछ उत्पाद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए गए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो शकरकंदी है, आलू है, जैसे गन्ना है, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे वसा के कुछ स्रोत हैं और पादप स्रोत हैं और जंतु स्रोत हैं। तो वसा के स्रोत के अंतर्गत यहाँ पे मूंगफली है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, तो नारियल का तेल है, ये सब क्या है, वसा के स्रोत हैं। यहाँ पे जंतु स्रोत हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है वसा, तो मक्खन है, दूध है, घी है, मांस वगैरह, अंडा है, तो ये हमें जंतु से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोटीन के स्रोत। तो यहाँ पे जो स्रोत दिए गए हैं वो पादप स्रोत हैं। चना है, मूंग है, तुअर है की दाल है, राजमा है, मटर है और सोयाबीन है। नीचे जो दिए गए हैं वो प्रोटीन के स्रोत हैं जो हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। मांस, मछली, पनीर है, जैसे दूध भी है, अंडे भी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो आपको पता चल गया होगा। विटामिन आँखों, अस्थियों और दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट आज भी चुका है एग्जाम में कि विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। तो विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। विटामिन सी से बहुत से रोगों के लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र में दिखाए गए हैं। तो विटामिन के जो स्रोत हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। विटामिन ए के स्रोत देखा गए हैं, गाजर है, आम है, और यहाँ पे विटामिन बी के हैं, चावल है, गेहूँ है, यकृत है। और यहाँ पे नीचे जो है विटामिन सी के हैं, जैसे संतरा है, टमाटर है, अमरूद है, मिर्च है, नींबू है। यहाँ पे विटामिन डी के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। तो खनिज लवण की हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है, तो उचित मात्रा में आवश्यकता होती है और उचित विकास के लिए। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे कुछ खनिज लवण के दिए गए हैं। तो आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। तो आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे पालक है, अदरक है, मछली है, इनसे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो फास्फोरस के स्रोत भी दिए गए हैं। केला है, मिर्च है, दूध है, चावल है और गेहूँ है, यहाँ से फास्फोरस प्राप्त होता है। नीचे कुछ लोहे के स्रोत दिए गए हैं, जैसे पालक है, सेब है और तो इनसे यकृत है, इनसे हमें लोहे प्राप्त होता है हमारे शरीर को। और यहाँ पर नीचे कैल्शियम के स्रोत दिए गए, जिससे हमें हमारे शरीर को कैल्शियम प्राप्त होता है। तो दूध और अंडे से हमारे शरीर को कैल्शियम प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो रुक्षांश क्या है, तो आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के कुछ मुख्य स्रोत जैसे साबुत खाद्यान्न है, दालें हैं, आलू है, ताजे फल और सब्जियाँ। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे शरीर ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो रुक्षांश हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो रुक्षांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है
कि रुक्षांश क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो रुक्षांश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रुक्षांश हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अब इसके बाद जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो पानी का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो हमारे जो भी जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो हम जो भी पोषक तत्व लेते हैं तो उसको अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या है। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। हम लोग जो भी पोषक तत्व लेते हैं तो वो उचित मात्रा में होने चाहिए, ना ही अधिक मात्रा में होने चाहिए, ना ही कम मात्रा में होने चाहिए। तो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसको देखेंगे। तो संतुलित आहार क्या है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है और हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ से, पोषक तत्व नष्ट ना हो। पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर सब्जियाँ और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों को त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को कई बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो कई बार धोने से दाल और चावल के खनिज लवण जो विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो कई बार भी नहीं धोना चाहिए, परंतु धोना तो चाहिए पर इतना अधिक नहीं धोना चाहिए कि उनके खनिज लवण और विटामिन नष्ट हो जाएं। और छिलके उतार कर जो सब्जियां खाई जाती हैं तभी तो सलाद खाना ज़रूरी होता है कि सब्जियों को ज़्यादा पकाने से भी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार विटामिन नष्ट ना हो। हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी में पहले आपको बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। तो हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। परंतु ऐसा नहीं है कि आप हर समय वसा युक्त भोजन ही करें। जैसे कि चीज़ें समोसे, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा इत्यादि वसा युक्त भोजन नहीं खाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो आप ज़्यादा वसा युक्त भोजन करेंगे तो इससे भी आप बीमार हो जाएंगे। तो ज़्यादा वसा युक्त भोजन हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आभावजन्य रोग। तो आभावजन्य रोग क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति आभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं तो उन्हें आभावजन्य रोग कहते हैं। किसी पोषक की कमी के कारण यदि किसी पोषक तत्व की कमी लंबी अवधि तक रहती है तो उस पोषक के कारण हमें एक आभावजन्य रोग हो जाता है क्योंकि उस पोषक तत्व की हमारे शरीर को अभाव हो गया है। तो उस रोग को क्या कहते हैं, आभावजन्य रोग। जैसे यहाँ पे बताया गया हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें आभावजन्य रोग कहते हैं। तो आभावजन्य रोग आपको समझ में आ गए होंगे कि आभावजन्य रोग क्या होते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां तथा और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन की कमी रह रही है शरीर में तो आपको इस प्रकार के रोग देखने को मिल सकते हैं। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और इतना दुर्बल हो जाएगा कि वह चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं मिल रहे हैं लंबे समय से किसी व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा, तो वह बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा और उसकी वृद्धि भी अवरुद्ध हो जाएगी और उसे चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे सभी आपातजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। तो सभी जितने भी आपातजन्य रोग हैं, संतुलित आहार यदि आप लेंगे तो इससे आपके सभी जितने भी आपातजन्य रोग हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ए, किस विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हमारे क्षीणता, दृष्टिहीनता। तो लक्षण इसके क्या होते हैं, तो कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, कभी अंधेरे में नहीं दिखाई देता है, कमज़ोर दृष्टि हो जाती है। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, मसूड़ों में खून आने लगता है, घाव बनने में अधिक समय लगता है। तो विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी हो जाएगा, इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस, इसमें क्या होता है, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। तो विटामिन डी हमें इस स्रोत के अलावा हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर भी विटामिन डी का निर्माण करता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, रिकेटस और अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अस्थियाँ और दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ हो जाती हैं और दांतों के क्षय भी होने लगता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंगा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहे की कमी से कौन सा होता है, तो आरक्तता हो जाती है, जिसमें कमजोरी आ जाती है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल।